Hello dear students, this is your teacher श्याम वशिष्ठ। बीकॉम 6 सेमेस्टर के पेपर इंटरनेशनल मार्केटिंग के तहत आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक यूट्यूब वीडियो भी इस पे बना दिया जाए। द टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ एजेंट्स, या पूरा कहें तो सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट्स। एजेंट्स से पहले हमें एजेंसी को समझना पड़ेगा। देखिए, एजेंसी का मतलब है दो पार्टीज के बीच में स्थापित हुए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये रिप्रेजेंटेशन देगा, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देगा। व्यवसाय के निरंतर विस्तार और व्यक्ति की अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के अनुबंध की आवश्यकता पैदा हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में उसके लिए असंभव होता है कि वो सारे काम अपने स्वयं कर ले। ठीक है, वो व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी कर ले या एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी चला जाए, व्यक्तिगत रूप से वहाँ हर जगह उपस्थित हो सके, यानी वो स्वयं सारे काम अपने कर सके, ये असंभव है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो वो क्या करता है, वो कानून के तहत, अधिनियम के तहत वो अपने लीगल काम के परफॉर्मेंस के लिए एक दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि या एजेंट नियुक्त करने का अधिकार प्रदान कर लेता है और एजेंट बना लेता है। तो ऐसे में प्रतिनिधि यानी एजेंट के द्वारा दिए गए कामों को प्रभावशाली तरीके से करना मूल पार्टी जो है वो जिस तरह से कर सकती है, उसी तरह से एजेंट भी उसको निष्पादित कर सकता है। अगर हम लीगल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऐसे किए गए व्यक्ति, ऐसे नियुक्त किए गए व्यक्ति को हम एजेंट कहेंगे, और इस तरह का जो अनुबंध होगा ये हम उसे एजेंसी कहेंगे। वॉर्टन ने जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक हम देखते हैं, एन एजेंसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन एक्सेप्ट्स टू रिप्रेजेंट अनदर एंड यूजेस हिज स्किल एंड लेबर टू परफॉर्म बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। यानी एजेंसी एक इस प्रकार का अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति कुछ निश्चित व्यावसायिक संबंधों में अपनी विवेक शक्ति से दूसरे का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व स्वीकार करता है। अगर हम इंग्लिश कॉमन लॉ की बात करें तो इंग्लिश कॉमन लॉ में भी बताया गया है कि एजेंसी का अनुबंध किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्तियों के साथ कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्ति है। Means the contract of agency implies one person appointing another person to establish lawful business relations with third parties. So this is what English common law says. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन डेफिनेशंस और इससे ये साफ होता है, स्पष्ट होता है कि एक एजेंट इस प्रकार का व्यक्ति है जो मूल स्वामी है व्यवसाय का, जिसे हम प्रधान कह सकते हैं, ऑनर है, तथा किसी थर्ड पार्टी, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस को बांधता है, बनाता है। यानी जो मूल स्वामी है, यानी जो ऑनर है, और जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच के ब्रिज का, पुल का काम करता है एजेंट। यानी हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण दो चीज़ें इससे निकल के आई। पहला क्या है कि अनुबंध करने के योग्य कोई व्यक्ति जो कार्य स्वयं कर सकता है, ठीक वही कार्य वो एजेंट से भी करवा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जिस व्यक्ति में है, जो व्यक्ति खुद कर सकता है, वो स्वयं के द्वारा जो काम जो परफॉर्म करता है, निष्पादित करता है, वही सारे काम वो अपने एजेंट से भी करवा सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति दूसरे से कार्य करवाता है उसने स्वयं किया ऐसा ही समझा जाएगा। यानी एजेंट के द्वारा किया गया काम ये माना जाएगा कि ये काम ऑनर नहीं किया है। यानी जो फिर से वो मैनेजमेंट का रूल यहाँ पे लागू होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने आपको बताया था फर्स्ट ईयर में कि आप डेलीगेट कर सकते हैं अथॉरिटी, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यानी जो उसका उत्तरदायित्व है ये स्वामी का ही रहेगा, और एजेंट ने कोई काम किया है तो एजेंट उसके लिए डायरेक्ट लायबल ना हो करके उसके लिए कौन होगा, जो मालिक है, ऑनर है, जो प्रधान है, वही उसके लिए लायबल माना जाएगा। तो एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कोई काम करने के लिए या
तृतीय पक्षकार यानी थर्ड पार्टी के साथ व्यावसायिक व्यवहार में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अंग्रेजी में इसे और आसानी से समझा जा सकता है। सेक्शन 182 में इसे परिभाषित किया गया है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स with third persons. The person for whom such act is done or who is so represented is called the principal. Okay? तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस होती हैं उसमें मालिक और एजेंट अलग अलग देशों से संबंधित होते हैं। इसलिए जो एजेंसी का समझौता है वो करते समय हमें बहुत सारे लीगल जो हमारे रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। एजेंसी में जो एजेंसी का जो अनुबंध है, एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट हमने समझाए आपको बीआरएफ में सेकेंड ईयर में, वो दोनों देशों के वैधानिक रूप से देखिए विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। दोनों देशों के जो लॉज हैं, बिजनेस लॉज, वो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। विदेशी विक्रय एजेंसी अनुबंध लिखित रूप में अगर है तो वो ये लिखित रूप में ही होना चाहिए। ठीक है, जो फॉरेन जो सेल्स एजेंट्स हैं और उसके जो एजेंसी के जो अनुबंध हैं वो लिखित में होंगे, जबकि अनुबंध का लिखित या प्रमाणित होना आवश्यक नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ करके। अनुबंध की भाषा दोनों पक्षकारों के समझ में आने वाली होनी चाहिए। अनुबंध के में अस्पष्ट या दोहरे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और एजेंसी अनुबंध व्यापक होना चाहिए, यानी एजेंसी अनुबंध के संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को, सभी प्रावधान और शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे एजेंट को कमीशन की दर कितनी देनी है, ठीक है, अनुबंध की समय की अवधि कितनी होगी, सेल की टेरिटरी कौन कौन से देश उसके अंतर्गत आएंगे, एजेंट और स्वामी के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, क्या एजेंट सब एजेंट भी रख सकता है, उसको कमीशन कितना देगा, ठीक है, बेचे जाने वाले प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह की ये स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए। एजेंट के अधिकार और सीमाओं का या उसके अथॉरिटीज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये स्पष्ट रूप से एजेंसी के अनुबंध में दिए जाने चाहिए, क्योंकि एजेंट थर्ड पार्टी और स्वामी के मध्य एक ब्रिज, एक कड़ी, एक श्रृंखला का काम करता है और एजेंट स्वामी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो स्वामी एजेंट के कामों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा, ये मैंने आपको पहले बताया। इसलिए सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, तो एजेंसी का अनुबंध एक वैधानिक दस्तावेज है, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। इसलिए इसे तैयार करते समय कानूनी सलाह भी ली जानी चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी को भी विदेशी एजेंट बना दिया और आपका सेल्स एजेंट आपने नियुक्त कर दिया और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आपके बिहाफ पे करेगा। नो, दिस हैज़ टू बी डन with the legal advice only. Okay, now we see need for appointing of foreign selling agents. विक्रय के लिए हमें विदेशी विक्रय के लिए एजेंटों के नियुक्त करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? What is the need? पॉइंट नंबर 1, मार्केट एक्सपेंशन। देखिए, हम डोमेस्टिक मार्केट में तो माल बेचते ही हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन फॉरेन मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए या फॉरेन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए हमें वहाँ के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम स्वयं जाकर के हर देश में ये काम कर नहीं सकते। सरकारें भी तो इस तरह से करती हैं, हर देश में अपना राजदूत भेजती हैं, ठीक है, एम्बेसीज होती हैं। जैसे बहुत सारे देशों की एम्बेसीज हमारे भारत देश में हैं और हमारे देशों की जो एम्बेसीज हैं वो हर देश में अलग अलग हैं। तो उसी तरह से एक ऑनर जो प्रोडक्ट यहाँ बनाता है, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं तो हर देश में उसके सेल्स एजेंट्स अलग अलग हैं, बिकॉज दे वांट कि भाई हर देश में उसके सेल्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, मार्केट का एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। विदेशी विक्रय एजेंटों को बाज़ार के संबंध में जो कंडीशंस हैं उनकी जानकारी होती है, जैसे कंपटीशन का लेवल क्या है, या जो आपके टारगेट कस्टमर हैं वो किस तरह से उनकी पसंद है, वो क्या ख़रीदते हैं, क्या नहीं ख़रीदते, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वहाँ फैशन क्या है, वहाँ
अभिरुचि उनकी क्या है, तो ये उनके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ बैठे बैठे नहीं हो सकती, हर देश में अलग अलग हो सकती हैं। ये सारी जानकारियाँ किसको होती हैं? ये सारी जानकारियाँ होती हैं आपके अलग अलग फॉरेन एजेंट्स को, तो वो एजेंट ये काम करते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। देन लोकल नॉलेज, हर देश में भौगोलिक स्थितियां हैं, वैज्ञानिक अधिनियम हैं, पैकिंग के मानदंड हैं, या आपके प्रमोशन के जितने भी टूल्स हैं, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ वही भाषाएं चलती हैं, इवन अंग्रेज़ी भी कोई नहीं समझता है, तो वहाँ के जो एजेंट्स हैं वो उन्हीं के द्वारा जो प्रमोशन किया जाता है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। और वैसे भी आपके लिए ये हमेशा सुविधाजनक भी नहीं रहता और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर देश में जाकर के वो लोकल नॉलेज लो और फिर उसके बाद हर देश में जाकर के प्रैक्टिकली पर्सनली जाकर के आप उस माल को अपना बेच सको या प्रमोट कर सको। इसलिए यू नीड फॉरेन सेल्स एजेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट। देन लीगल कंपल्शंस, कुछ देशों ने ये वैधानिक अनिवार्यता भी की है कि आयात केवल ऐसे व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई के द्वारा ही किया जाएगा जो उसी देश का निवासी है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो निर्यातक है वो मेजबान देश के स्थान पर वो क्या करेगा, वो स्थानीय एजेंट के माध्यम से ही अपने सामान को विदेशी बाजारों में निर्यात कर सकता है। इसलिए विदेशी एजेंट की नियुक्ति वैधानिक यानी लीगल रूप से, लीगल तरीके से मैंडेटरी है, अनिवार्य है, तो वहाँ आपको उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। फिर कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स, आप सबसे जाकर के उधार की वसूली कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, अपने एजेंट को जो आपने नियुक्त किया है उसकी आपको आवश्यकता जो क्रेडिट सेल है उसका पैसा वसूल करने के लिए भी पड़ती है। देन आफ्टर सेल सर्विसेज, आपने प्रोडक्ट और सेवा आपने बेच तो दी, लेकिन उसके बाद अगर ग्राहक की कोई रिड्रेसल हैं, कोई ग्रीवेंसेस हैं, कोई किसी तरह की समस्याएं हैं, तो आफ्टर सेल सर्विसेज में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज आप एजेंट के माध्यम से ही उनको प्रोवाइड करते हैं। देन बेनिफिट ऑफ लोकल गुडविल, बहुत सारे इस तरह के एजेंट्स होते हैं जिनकी लोकल गुडविल उसी देश में, अपने देश में बहुत अच्छी होती है। आप बतौर ऑनर ऑफ दैट बिजनेस हाउस, आप उस एजेंट की उस देश में जो गुडविल है उसको भुनाने का काम करते हैं, और आप ये चाहेंगे कि उसकी अच्छी गुडविल का फ़ायदा आपको पहुंचे, उसके बदले में आप उसको कमीशन देते हैं, तो आप इसलिए भी एजेंट को अपॉइंट करते हैं। देन नो बर्डन ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, अब आपको देखिए विदेशी विक्रय एजेंट की नियुक्ति में क्या होगा, कोई भी आपको जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसका भार आपको नहीं सहन करना पड़ेगा। ये कौन सहन करेगा, इसने एजेंट ने अपना सेटअप वहाँ बना रखा है इन सब चीज़ों के लिए, तो एजेंट को इसलिए तो कमीशन दिया जाता है। इसलिए जब निर्यातक के सामान की वास्तव में वो बिक्री करता है तो वो कमीशन लेता है। तो इस तरह से एजेंट के द्वारा बिक्री करने से जो एक्सपोर्टर है उसकी इनकम में क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो उसमें वृद्धि होगी। उस पर एजेंट की नियुक्ति से कोई स्थायी भार भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल हैंडल ऑल द लोकल थिंग्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। ये इसके देखिए लाभ भी हैं, आप देखें तो यही लाभ हैं जो इसकी आवश्यकताएं हैं, जब ये पूरी हो जाती हैं तो यही बेनिफिट्स भी हैं। तो यू कैन कन्वर्ट ऑल दीज पॉइंट्स इन बेनिफिट्स आल्सो। ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। विदेशी विक्रय एजेंसी के अनुबंध को कभी भी समाप्त किया जा सकता है यदि निर्यातक को ऐसा लगता है कि भाई विदेशी एजेंट के माध्यम से सफिशिएंट सेल्स एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, जितना हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तो आप एजेंसी के अनुबंध को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एजेंसी अनुबंध को रद्द करने के लिए या ख़त्म करने के लिए कोई भी किसी तरह की फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर नहीं आती है, क्योंकि निर्यातक ने विदेशी बाज़ार में कोई भी शाखा या डीलर नेटवर्क स्थापित नहीं किया है, तो आपने कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो लगाए नहीं है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। फिर बेटर मार्केट कंट्रोल भी एक काम है जो बेनिफिट है और इसकी नीड भी है। आप आराम से अलग अलग घर पे बैठे, अपने देश में बैठे, उन एजेंट्स के माध्यम से, जो आपके रिलायबल एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सेलेक्शन ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट्स। कौन कौन से संसाधन हैं जो ये तय करते हैं
कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं विदेशी विक्रय एजेंटों के चयन को। देखिए, दिस इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी टू हैव एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स और वेरी गुड फॉरेन एजेंट्स। आपके पास जितने संसाधन होंगे उसके हिसाब से ही आप करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं? सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे एजेंट्स और उतने ज़्यादा एजेंट्स अलग अलग देशों में ब्रांचेस के रूप में आप रख सकते हैं। दूसरा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लिमिटेड है तो यू डोंट नीड मच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और सेल्स एजेंट्स। लेकिन अगर आपका बहुत फैला हुआ विस्तृत आपका अगर व्यापार है, अलग अलग देशों में शाखाएं हैं, तो यू डेफिनेटली नीड सेल्स एजेंट्स इन दैट कंडीशन। फिर एक्सपीरियंस। देखिए, ऐसे व्यक्ति को विदेशी विक्रय एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे विपणन प्रबंध और विक्रय प्रबंध का अनुभव हो। तो इसलिए जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ये तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होगा उसे ही नियुक्त किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, तकनीकी क्षमता। एजेंट के रूप में तकनीकी विशेषताएं, मान लीजिए इस तरह की आपकी मशीन्स हैं कोई जिसकी ऑपरेशंस और जिसकी क्वालिटी और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन समझाने की योग्यता आप में अगर नहीं है तो आपको वो एजेंट नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इस चीज़ को पे डिपेंड करता है कि आपको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं। ये तत्व यानी तकनीकी ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। देन एनालिसिस ऑफ करंट क्लाइंट्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट के वर्तमान क्लाइंटों का विश्लेषण करना। आप क्या करेंगे, किसी भी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त करते हैं इससे पहले आप ये देखेंगे कि उसके प्रेजेंट पोजीशन उसकी क्या है, उसके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, किस तरह के प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उसकी इमेज क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ये कि सारी की सारी उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उस एजेंट के और उसके जो क्लाइंट्स हैं वो किस प्रकार के हैं, आपके गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसके लिए उपयुक्त हैं, तो वो आप उसमें देखेंगे। देन वेयर हाउस कैपेसिटी। देखिए, स्थायी लागत आप तो लगाएंगे नहीं, फॉरेन एजेंट्स खुद अपने अपने देश में ये करते हैं, तो वेयर हाउसिंग कैपेसिटी जिस व्यक्ति के पास होगी उसे ही आप फॉरेन एजेंट लगाएंगे। देन लाइसेंस। देखिए, कुछ देशों में इस तरह का एक लीगल प्रोविजंस होते हैं कि कुछ विशेष उत्पादों को बेचने के लिए विक्रेता के पास आपके पास एक लीगल लाइसेंस होना चाहिए। ऐसी दशा में विदेशी विक्रय एजेंट का चयन करते समय निर्यातक को, एक्सपोर्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एजेंट के पास यानी उसके पास उस प्रकार का प्रोडक्ट बेचने के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट लाइसेंस के रूप में है। देन डायनामिक पर्सनैलिटी हो, वो आदमी दूरदर्शी हो, वो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उसकी बहुत अच्छी हो, वो आदमी लॉयल हो, वो आदमी एक्सट्रोवर्ट हो, वो सहयोगी हो, वो मैच्योर हो, वो रिलायबल हो, ठीक है, आने वाली चीज़ों को भांप सके, चीज़ों को हैंडल कर सकें, उसकी डायनामिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो जितनी डायनामिक पर्सनैलिटी की उतना सिलेक्शन में उसको वो आसानी रहेगी। देन एडिशनल सर्विसेज, जैसे निर्यातक को उत्पादों का जो विदेशी बाजार है उसमें विज्ञापन करवाना है, विदेशी ग्राहक की जो क्रेडिट लिमिट है उसके संबंध में जानकारी कलेक्ट करनी है, कोई बैड डेट्स का जोखिम है तो उसको जो बैड डेट्स का जो रिस्क है उसको सहन करने की क्षमता उसमें कितनी है, विदेशी बाज़ार में ग्राहकों को जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रदान करनी है या विदेशी बाज़ारों के संबंध में जो भी आवश्यक जानकारी एक प्रोड्यूसर को, एक निर्यातक को चाहिए वो आप उपलब्ध करवाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर अब आपको देखना पड़ेगा कि सोल एजेंट आप रखना चाहते हैं, मल्टीपल एजेंट। देखिए, निर्यातक विदेशी बाजार में माल बेचने के लिए एक एजेंट की नियुक्ति कर सकता है या बहुत सारे एजेंट भी नियुक्त कर सकता है। यदि केवल एक ही एजेंट से वो काम करना चाहता है तो उसे किसी भी बड़ी एजेंसी का चयन करना चाहिए। दूसरी ओर यदि विदेशी बाजार में बहुत से एजेंटों की नियुक्ति करनी है तो आप क्या करेंगे, छोटे आकार की एजेंसियों का चयन करेंगे, अदरवाइज आप पे बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। यदि निर्यातक घरेलू बाजार में जो आपका सरप्लस प्रोडक्शन है, जो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आप नहीं बेच पाए हैं तो उसको विदेशी बाजार में आप अगर बेचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, छोटी विदेशी जो एजेंसी है, ठीक है, स्मॉल साइज एक्सपोर्ट एजेंसी, उसका आप चयन करेंगे
और अगर वाइस वर्सा, अगर विदेशी बाज़ार में बड़े पैमाने पर आप माल बेचना चाहते हैं तो आप बड़ी एजेंसी का चयन करेंगे। एंड फाइनली, कैलिबर ऑफ सेल्स स्टाफ ऑफ एजेंसी, निर्यातक को ऐसी एजेंसी या एजेंट का चुनाव करना चाहिए जिसके पास अनुभवी, सुशिक्षित और उच्च कौशल वाले सेल्स एजेंट्स हों। एजेंसी का चयन करते समय पहले निर्यातक को एजेंसी के विक्रय कर्मियों की संख्या, उनके अनुभव, उनके कौशल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम फॉरेन सेल्स एजेंट को नियुक्त करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में बाकी की बातें आपसे करेंगे। टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।